नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा ही अपने पड़ोसियों को अहमियत देने का काम किया। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले पड़ोसी फिर बाकी दुनिया। यही सोच भारत की विदेश नीति में भी नजर आई, नेबरहुड फर्स्ट की, यानी कि पड़ोसी पहले की। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब पहली बार शपथ थी तो पड़ोसी देशों के नेताओं को न्योता देकर दुनिया को यह साफ संदेश देने का भी काम किया कि भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे पड़ोसी भी ऐसी ही सोच रखते हैं? पाकिस्तान आतंक फैलाने से बाज नहीं आता, चीन आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता, बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, नेपाल की बात करें तो वहां पर सीमा पर विवाद खड़ा ही रहता है। श्रीलंका और मालदीव ने भी चीन की घुसपैठ वहां पर बढ़ती जा रही है, उन्होंने भी आंख दिखानी शुरू कर दी। ऐसे में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति कितनी मजबूत बची है? क्या हमारे पड़ोसी देशों ने भारत की दोस्ती को उसके कमजोर पहलू समझ लिया है? आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी सबसे पहले पर भरोसा सबसे मुश्किल। भारत की दोस्ती भारी, पड़ोसियों की चालाकी जारी। नेबरहुड फर्स्ट, इरादा नेक, पड़ोसी फेक। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की बात खुलकर सामने आई। इस नीति का नाम रखा गया नेबरहुड फर्स्ट। भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा राहत में बड़ा सहयोग दिया। बांग्लादेश के साथ रेलवे, बिजली और सीमा प्रबंधन के कई प्रोजेक्ट चलाए गए। नेपाल में सड़कें बनी, स्कूल बने। श्रीलंका को आर्थिक संकट में भारत ने अरबों डॉलर की मदद की। भूटान को पनबिजली और शिक्षा क्षेत्र में समर्थन मिला। लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही कहती है। पाकिस्तान से रिश्ते आज भी तनाव में हैं। आतंकवाद, एलओसी पर फायरिंग और कश्मीर को लेकर उसका रवैया और हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो वहीं चीन का व्यवहार तो और भी चिंताजनक हमेशा से रहा। डोकलाम विवाद, गलवान में झड़प और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी नीतियां बताती हैं कि वो भारत की घेरेबंदी में जुटा है। वहीं अगर हम बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन वहां चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जाती है। कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं। अब नेपाल की बात करें तो जो कभी भारत का करीबी था अब चीन के करीब जा रहा है। सीमा विवाद, राजनीतिक नक्शे और भारत विरोधी बयानबाजी से नेपाल ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। श्रीलंका के साथ भी भारत ने बड़ी मदद की, फ्यूल, फूड, फाइनेंस, सब कुछ, लेकिन वहां भी चीन के प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। मालदीव में तो इंडिया आउट जैसा अभियान चला, इसमें खुलेआम भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। भारत ने हार नहीं मानी। सार्स, बिम्स्टेक, आयोरा जैसे मंचों के जरिए भारत पड़ोसियों को जोड़ता रहा। कोविड महामारी में भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान चलाकर कई देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी। लेकिन अब सवाल, क्या ये कोशिशें काफी हैं? जब पड़ोसी भारत की दोस्ती को कमजोरी समझने लगे तो नीति कितनी भी अच्छी हो, असर कम हो जाता है। नेबरहुड फर्स्ट सिर्फ एक नीति नहीं, भारत का भरोसा है कि पड़ोसी पहले, लेकिन बार बार यही भरोसा परीक्षा में डाला गया। पाकिस्तान का आतंकवाद, चीन की चालबाजियां, बांग्लादेश नेपाल की सियासत, श्रीलंका मालदीव की उलझने, ये सब बताती हैं कि भारत का हर पड़ोसी उसका सच्चा साथी नहीं है। फिर भी भारत ने कभी दरवाजा बंद नहीं किया। डिप्लोमेसी, विकास और दोस्ती के रास्ते खुले रखे। अब देखना यह है कि क्या भारत इन चुनौतियों को कूटनीति से मात दे पाएगा या फिर नेबरहुड फर्स्ट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि भारत तो अपने पड़ोसी देशों के बारे में सोचता है, जब वो मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, भारत की तरफ से हमेशा पहल की जाती है, उनकी मदद की जाती है, लेकिन उनकी तरफ से क्या किया जाता है? जो सोच हम हमारे पड़ोसी देशों के लिए रख रहे हैं, क्या वही सकारात्मक सोच वो भी हमारे लिए रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसमें से कोई साजिश की बू आती है? और ऐसे में आगे भला फिर पड़ोसी देशों के साथ ये रिश्ता कैसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व राज नायक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल हिमांशु सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमीन साहब आपके साथ। नेबरहुड फर्स्ट, भारत की ताकत या कमजोरी जिसका फायदा पड़ोसी देश उठा रहे हैं, इसे कंटिन्यू करें या फिर चेंज करने की आवश्यकता है? अमीन साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब बोलिए। हाँ, देखिए सवाल इस बात का है कि आप ही ने कहा अपने स्टार्टिंग रिमार्क में कि पड़ोसी फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। तो देखिए पड़ोसी है, लेकिन अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। और जब पड़ोसी बदला नहीं जा सकता तो हमें उससे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करे, ये अपेक्षा की जाती है। तो अभी आप देखिए, जहाँ तक सवाल है चाइना का, चाइना ने अपना हमेशा प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की है और हमेशा सोचा है कि मैं भारत के आसपास जितने देश हैं उनमें भी अपना नेटवर्क फैलाऊं, क्योंकि उसकी एक आदत सी बन गई है। यही नहीं, हर जगह कहीं पैसे से खरीदता है, कहीं उसकी हेल्प करता है, मतलब जो तरीके से भी, जिस तरीके से साम दाम दंड भेद, उस तरीके से जिस तरह से आता है चाइना, उस देश को कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे आप देख लीजिए कि चाइना ने मालदीव में कोशिश की, उसके बाद आप देखिए कि श्रीलंका में भी यही किया उसने, वहाँ पोर्ट बनाया। उसके बाद आप नेपाल में तो उसको शुरू से ही इकोनॉमिक स्थिति और उसकी पॉलिटिकल और हर तरीके से उसके साथ वो रहा है। कोशिश यही करता है। ठीक जस्ट लगा हुआ हमारा यहाँ पर देश है, उसका नाम है इंडिया और नेपाल। तो जबकि आप ये देखिए कि हमेशा हमारी नीति ये रही है कि नेपाल में जब भी कोई अर्थक्वेक आया, उसके अलावा वहाँ पे चाहे रोड आप देखिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखिए, हर चीज में इंडिया ने हमेशा आगे बढ़ के मदद की है, कि उसका हमेशा साथ दिया है। और मालदीव में भी आपको याद होगा कि एक बार वहाँ तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, वहाँ पे कब्जा होने की कोशिश की थी, तब भी हमारे इंडिया ने उसको साथ दिया था हमेशा, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, और जो भी हो सकता था उसका साथ दिया। उसी में आप देखिए श्रीलंका की मदद की गई, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया हुआ था, देश के अंदर बहुत बुरी हालत थी, उस वक्त ही हमारे देश ने पैसे से मदद की और वैसे भी उनकी हर तरीके से मदद की। और पाकिस्तान का तो देखिए, आपने देखा ही है कि हमेशा हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़े भाई के नाते हमेशा मदद करता आया है, चाहे उसके अर्थक्वेक आया हो, चाहे किसी को परेशानी आई हो, हमेशा मदद की। लेकिन 1947 से जब से वो हमारे साथ अलग हुआ और वो एक पाकिस्तान बना, उस समय से उसकी हरकतें यही रही कि उसने आतंकवाद को वहाँ पाला, पोसा और बढ़ाया। बल्कि वहाँ की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ बन गई आतंकवाद की, और वहाँ से तैयार करके उसने हमारे देश नहीं, विदेशों में भी इस बात का एक्सपोर्ट किया आतंकवादियों का, जिसका कि अभी G20 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, और ये कहा था कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, यानी वीड आउट कर देंगे। इसीलिए उन्होंने सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों से उस पर सिग्नेचर भी लेते और मेमोरेंडम में साइन भी कराए थे, और ये प्रॉमिस किया था कि हम दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं कम की। आपने भी रिजल्ट ही देखा होगा, पूरी किया पहलगाम के बाद पहलगाम कर दिया। पहलगाम का उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका प्रॉपर जवाब दे दिया। अब आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही है, उसको हमेशा बढ़ावा दिया गया यहाँ से, उसका तो देश ही बनाया हमारे हिंदुस्तान ने। उसके बाद उनको हर तरीके से सपोर्ट किया गया, चाहे उनके बंदरगाह नहीं थे, हमने उन बंदरगाहों से जगह दी, उनके यहाँ कोई इसलिए सवाल खड़ा होता है अमीन साहब कि आखिर भारत कब तक मदद करता रहे, कब तक अच्छा बना रहे, और अपनी हमारी अच्छाई का, हमारी भलाई का अगर हमें यही सलूक मिलता रहेगा। नेपाल आग दिखा रहा है, चाइना आग दिखा रहा है, हमें अगर यही सलूक मिलना है तो फिर क्यों करें हम? क्या फिर हमें भी अमेरिका की तरह टिट फॉर टैट की नीति अपना लेनी चाहिए? शिल्पा जी, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि देखिए अभी तक 19 देश आज 70 साल हो रहे हैं, सब जब से भी इन देशों को हमेशा सहायता की गई, लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं चेंज किया।
मैं समझता हूं कि अब डिप्लोमेसी में देखना होगा कि पड़ोसी फर्स्ट की जगह नहीं, टिट फॉर टैट, जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार करने का अब डिप्लोमेसी करनी होगी, तभी जाके ये संकट दूर होगा। अदरवाइज ये इसी तरह करेंगे, हमसे सहायता लेंगे और हम ही को यानी कहेंगे हम ही से खाएंगे और हम ही को बुर्राएंगे। इसलिए इस बात को खत्म करने के लिए हमारे देश को अपने पड़ोसी की ये अपनी 1-to-1 पॉलिसी रखनी होगी और जैसा करें वैसा भरें वाला हिसाब किताब रखना पड़ेगा और इस पे एक विचार किया जाना चाहिए विदेश मंत्रालय की तरफ से कि उनके साथ क्या रवैया किया जाए इस स्थिति में। आपको क्या लगता है हिमांशु सिंह, क्या रवैया अपनाया जाना चाहिए इन देशों के प्रति जो देश अब हमें आग दिखा रहे हैं, और जबकि उन्हें जब जब मदद की आवश्यकता हुई भारत सबसे पहले उनके साथ जाकर खड़ा हुआ, भारत ने हमेशा उनकी हेल्प की, लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? पीठ में खंजर। देखिए, भारत ने हमेशा से, हमारे प्रधानमंत्री भी जो चीज कहते हैं, हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं और ये तो हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन जब हमारे पड़ोसियों का आचरण हमारे विरुद्ध हो जाए और हमें नुकसान पहुंचाए तो हमें भी शठे शठायम समाचरेत की नीति पे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाइना को देखें तो उसने हमेशा से हमारी पीठ में खंजर भोंका है, चाहे वो सन 62 की लड़ाई हो, चाहे आज तक कभी भी देखिए जब हम पाकिस्तान के साथ में हैंडल कर रहे थे वेस्ट फ्रंट, तो नॉर्थ फ्रंट थोड़ा सा हम खाली नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि चाइना वहां से कुछ ना कुछ खराफात करने की कोशिश करेगा। जैसा कि पहले हमारे सीडीएस ने कहा था, विपिन रावत साहब ने, कि भारत को अब 2.5 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ चाइना होगा और अंदर का अपना जो छोटी मोटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उग्रवाद है, उससे भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और बदले में हमें अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है, चाइना हमारे साथ गलवान करता है, डोकलाम करता है, फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी पे अपने बांध बना के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। पाकिस्तान से तो हमारी अभी हालिया झड़प जो है वो खत्म भी नहीं हुई है। बांग्लादेश की तरफ से अभी फिर से भारत विरोधी काम शुरू हो गए हैं और जिस तरह से हिंदुओं की वहां लगातार हत्याएं की जा रही हैं, बहुत चिंता का विषय है। म्यांमार में अराकान जो है वो वहां पे हमारी जो कालाधन प्रोजेक्ट है उसको हम पूरा करने में अभी टाइम लग रहा है, उसकी वजह से। मालदीव जैसी छोटी कंट्री जो हमारे शायद हम उतना बड़ा, तो शायद हमारा दिल्ली उससे ज्यादा बड़ा है, वो हमें आंखें दिखा रही है, इंडिया आउट कह रही है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग सदाचारी हैं, सहृदय हैं, इनको लगता है कि हमारे बड़े दिल का फायदा ये लोग उठा सकते हैं। चाइना ने अभी रिसेंटली देखिए रीनेमिंग की है अरुणाचल प्रदेश में, अक्साई चिन को वो हड़प चुका है। तो अगर बार बार उनकी तरफ से हमारी सीमाओं को किसी ना किसी तरीके से भेदा जा रहा है, तो ये समय है हमें बहुत ही आक्रामक कूटनीति करने का। उसके बाद में चाइना सिर्फ यही नहीं कर रहा है, चाइना की तरफ से देखिए डिजिटल वॉरफेयर हमेशा रहता है। टिकटॉक और शीन जैसे जो इनके एप्स हैं उन पे आरोप लगा है। अभी रिसेंटली मेक माई ट्रिप के जो फाउंडर है उन्होंने भी कहा था कि चाइना हमारा डेटा चुराता है, उसके बाद में डंपिंग करता है वो विदेश से अपना चाइना का जो सामान है वो यहाँ पे सस्ता भेज के, ताकि हमारे जो मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान हो। तो चाइना कई तरीके से हमको घेरने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का साथ देता है, वो हथियारों से देता है। भारत जब भी अब यूएनएससी में अपनी सीट चाहता है तो चाइना उसको अपनी पावर से वीटो कर देता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमको देखनी है कि जो हमारे साथ जैसा आचरण कर रहा है, भले ही हमारे चाइना के साथ में व्यापारिक संबंध अच्छे हो, लेकिन बहुत सारे व्यापार के अलावा भी मुद्दे हैं जिन पे हमको उनके साथ व्यापार से ऊपर उठकर देखना होगा, हमें देश हित में सोचना होगा। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की खास तौर पर, अमीन साहब, जब तक शेख हसीना सरकार वहां पर थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही यूनुस सरकार और यूनुस जिस तरह से वहां पर गद्दी पर बैठे और जिस तरह का माहौल बना, जैसे उन्होंने भारत को आंख दिखानी शुरू की, शर्तें रखनी शुरू की, ऐसे में भारत की तरफ से भी जो सख्त कदम उठाया गया, यानी कि कुल मिलाकर ये इस बात के संकेत माने जाए कि अब भारत ने अपनी शराफत छोड़कर जैसे को तैसे की रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और सख्ती से इसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता। देखिए,
हमेशा मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। बांग्लादेश बल्कि एग्जिस्टेंस में आया, बांग्लादेश को बनाने यानी पैदा करने में हमारे देश का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और हमारे देश ये 1971 खुली आमद है। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेशी लोग, बांग्लादेशियों ने इस वक्त जिस तरह से किया है, अब आप देखिए उसी का नतीजा उनके सामने। शेख हसीना जब तक रही वहां पर हमारे अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन जैसे ही उनको वहां से हटाया गया और अपदस्थ किया गया वहां से, तो आप देखिए क्या है मोहम्मद उसका ने अमेरिका से मिलके चाल चल के उनको वहां से हटाया। उसका नतीजा क्या है कि अब अमेरिका ने, जो ट्रंप आए हैं तब से उन्होंने इनकी सहायता बिल्कुल बंद कर दी है और इनको कोई महत्व नहीं दिया। इसीलिए भाग के अभी ना गए थे और चाइना से इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चाइना ने इनको सपोर्ट किया। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि वहां पर अनस्टेबिलिटी फिर से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए, आप देखेंगे कि हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर आर्मी का सपोर्ट से गवर्नमेंट चलती रही है। अब मोहम्मद यूनुस से कहा गया है, आर्मी ने चैलेंज किया है वहां की बांग्लादेश की, कि आप ऐसा करिए, दिसंबर तक चुनाव करा दीजिए। इस प्रेशर के तहत सुनने में भी आया था कि शायद मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे देंगे, जो कि इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं एज इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन अब वहां के हाथ बहुत खराब हो चुके हैं। अब उसी के पहले ही जब ये वापस आए थे चाइना से, फिर भी इन्होंने हमारे हिंदुस्तान से आंखें दिखानी शुरू कर दी नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को लेके, मणिपुर, त्रिपुरा और जो बॉर्डर लगता है, और ये कहा कि हमारे बिना नहीं हो सकता है। उसका जवाब हमारे भारत ने उनको दिया बड़े आसानी से। इनके बंदरगाह बंद कर दिए, इनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया जो हमारे देश से होता था, और इनकी जो सारी योजनाएं कर दी, जो बाई रोड आते थे हमारे यहाँ, ट्रांसपोर्ट आता था, सब बंद कर दिया। अब ये परेशान है इस बात से। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर हमारे कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं हिंदू भाई, उन हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ा गया, उनको मतलब नष्ट करने की कोशिश की गई, हर तरीके से उनको बर्बाद करने की कोशिश की। और धार्मिक तौर पे क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो वहाँ पर हैं, वो शेख हसीना के अपोजिट वो लोग जिस तरीके से किया, जिससे कि हिंदुस्तान पे आघात लगे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने इस बात को पेशेंस रखा और इस तरह से ज्यादा प्रक्रिया नहीं दी, बस उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने चाइना के सपोर्ट में बात की, तब हमारे देश ने उन पर एक्शन लिया और उनकी सारी रसद रोक दी। आज वो परेशान है इस बात को लेके कि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। उनका देखिए, हम लोग कितने अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान के, कि हम अपने फैशन डिजाइनर जो हमारे एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो कॉटन का वहां से लाता था, सारे फैशन डिजाइनर यहाँ से बनाते थे इंडिया के, उनको रोक के इनको सहायता करते थे। आज ये स्थिति है, जबकि उनका विरोध था हमारे देश में, भाई हम पाकिस्तान भारत दी जा रही है और बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश को दिया इसलिए गया कि पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी जब नहीं मानता है तो उसको वही जवाब दिया गया। और वैसे भी देखिए, भारत अपने बारे में सोच रहा है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। और हिमांशी जी, क्या इसीलिए माना जाए कि भाई अपने पड़ोसी को सक्सेसफुल होता हुआ कौन देखना चाहता है, कौन ही भला खुश होता है? ठीक है, ऊपरी मन से तो कहना पड़ता है, अप्रिशिएट करना पड़ता है, लेकिन अंदर का आने से हर कोई जलता है। वही हाल इन देशों का हो रहा है भारत की तरक्की को देखकर। जी शिल्पा जी, देखिए, सबसे ज्यादा जो जलन है वो पाकिस्तान और चाइना में है। चाइना क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं समझता है कि अगर भारत इस तरह से एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पे उभर रहा है तो चाइनीज मार्केट को बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए अगर आप आईबी की भी रिपोर्ट देखें तो उसमें बहुत क्लियरली दिया गया है कि हमारे यहाँ नक्सलवाद तक को जो फीड हो रहे हैं हथियार, वो चाइना की तरफ से आ रहे हैं। और जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, वहां पे भी चाइना की तरफ से काफी इंटरफेरेंस है। तो चाइना ना सिर्फ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, बल्कि वो अपने बॉर्डर इलाकों में भी सड़कें बहुत अच्छी बना रहा है, हेलीपैड्स बना रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, ताकि अगर भारत को घेरने का समय आए तो वो बहुत अच्छे से भारत को वहां पे ब्लॉक कर सके। धीरे धीरे उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की जो नीति है कि छोटा छोटा कब्जा करते रहो और आगे बढ़ते रहो, वो अभी तक रुकी नहीं है। और ये सिर्फ जलन नहीं है, वो उसकी एक, इसलिए चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करता है, इसलिए नेपाल को फंडिंग कर रहा है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। फाइनल कमेंट्स आपका? जी बिल्कुल, ना सिर्फ यहां कर रहा है, बल्कि आप देखिए हरमन टोटा जो श्रीलंका का बंदरगाह है, वहां पे देखिए, आप म्यांमार में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए, आपको चीनी इंटरफेरेंस हर जगह मिलेगा। ठीक है। और जो लोग भारत के साथ थे, इवन नेपाल जैसा जो छोटा सा देश है, वो भारत के साथ में काला पानी, लिपू लेक और
लिम्पिया धुरिया विवाद को लेके नक्शा बदल रहा है, तो ये किसके प्रभाव से हो रहा है? ये चीनी इन्हीं के प्रभाव शेयर पर से हो रहा है। ठीक है अमीन साहब, 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट सर। जी, फाइनल कमेंट सर, जाते जाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि हमें देश को अपनी राजनीति और पॉलिटिक्स को जो है साथ में निभाते हुए हमें डिप्लोमेसी पे भी ध्यान देना होगा, और उनके साथ जो है टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी होगी, और 1-to-1 डायलॉग करके इनको उसी तरह का जवाब देना होगा जिस तरह से हम देना चाहते हैं अपनी स्वतंत्र पॉलिसी के तहत। ना तो हमको किसी के दबाव में काम करना है, ना हम अमेरिका, ना चाइना, ना किसी की, बल्कि हम अपने देश की प्रगति को देखेंगे और अपने इंसाफ को देखेंगे, और हम चाहेंगे कि पड़ोसी अगर हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो करें, अदरवाइज हम उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसा वो चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये नया हिंदुस्तान है, दुश्मन देश जरा अच्छे से देख ले और समझ ले, उसके बाद कोई फैसला ले, उसके बाद कोई हिमाकत करे, क्योंकि अब हम किसी के दबाव में नहीं बल्कि देश हित में काम करेंगे। भारत के हित में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा, टिट फॉर टैट किया जाएगा। जो हमारे साथ जैसा करेगा उसके साथ भी हम वैसा ही करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।